दोस्तों स्वागत है आपका नई क्लास में मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान की दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास लक्ष्मीकांत। आज हम कवर करेंगे कंपनी का शासन अधिनियम 1773 से 1858 तक। चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था तथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियोजित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे के से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पांचवा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण एवं सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब 1781 का संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। आइए अब इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। इसकी 1781 का संशोधन अधिनियम की निम्नलिखित कानून विशेषताएं देखते हैं। चलिए, विशेषता नंबर 1, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरी विशेषता थी, इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। तीसरी विशेषता थी, इस कानून द्वारा कलकत्ता
कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालयों हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। चौथी विशेषता थी इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो न कि सर्वोच्च न्यायालय में। काउंसिल के पांचवी विशेषता थी, चलिए देखते हैं कौन सी थी। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित हुआ, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। पहली विशेषता क्या थी इस अधिनियम की, चलिए देखते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। दूसरी विशेषता थी इस निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ भी किया गया। तीसरी विशेषता थी नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण क्या था? भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। आइए अब आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें या मांगे रखी थी। आइए वो मांगे देखते हैं कौन सी थी। पहली मांग थी उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। दूसरी शर्त थी उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपर्युक्त शर्तों को 1786 में कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। 1793 का चार्टर कानून एक्ट, चलिए इसको देखते हैं। इस कानून को निम्नलिखित विशेषताएं थी। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहली विशेषता क्या थी? इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल
के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को विस्तृत कर दिया। दूसरी विशेषता थी, इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरी विशेषता थी, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। चौथी विशेषता, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। पांचवी विशेषता, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। अब हम इसको चार्टर कानून 1813 कल देखेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि लक्ष्मीकांत की क्लास चल रही है। इस क्लास में हम पहले चार्टर एक्टों को ख़त्म करेंगे। अब मेरी क्लास वही लोग देखें जो सच में यूपीएससी या अन्य किसी एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। पूरी लक्ष्मीकांत इसी चैनल पर मिलेगी। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों ने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल मिलते हैं चार्टर कानून 1813 के साथ, इसी लक्ष्मीकांत की क्लास के साथ। आप लोग इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।